जय हिंद। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस क्लास में। हिंदी का चैप्टर 2 हम करने वाले हैं आज शॉर्ट स्टोरी के अंतर्गत। जो कहानियां हैं आपके सिलेबस में, उसमें हम आज जानेंगे गौरी कहानी के बारे में, जिसके जो रचना किए हुए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, ये लेखिका हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पहली कहानी जो हमारी थी, उस कहानी जो पुत्र प्रेम, जो हमारी मुंशी प्रेमचंद जी की थी, उस कहानी को आप लोगों को हमने काफ़ी अच्छे से बताया था। उसमें अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही हो, या कहानी ना समझ में आ रही हो, या कोई ऐसा पर्टिकुलर शब्द जो आपको ना समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ आप हमसे पता कर सकते हैं। पता कैसे करेंगे वो चीज़ें मैं आगे आपको चल के बता दूँगा। ठीक है, तो आज हमको जानना है गौरी कहानी के बारे में, और सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा ये रचना की गई है। इसकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 16 अगस्त 1904 को इनका जो है जन्म है। 16 अगस्त 1904 में जन्म हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। और ये कहाँ हुआ था, तो अगर जन्म स्थान के बारे में बात करें तो जो इनका जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, ये आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे। अब बात करें तो जन्म के बाद मृत्यु की बात आती है, तो इनका जो मृत्यु हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, वो हुआ था 15 फरवरी 1948 को। साथ में अगर आप लिखेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें तैयार होंगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इसके बाद जो गौरी कहानी है, अगर नाम ही गौरी है कहानी का, तो सीधी सी बात है कि जो मुख्य नायिका या मुख्य पात्र होंगे इस कहानी के, वो गौरी ही होंगे, क्योंकि इनके ही नाम पे इस कहानी का नाम है, गौरी जी के। और गौरी एक लड़की होती है, जैसे कि घर परिवार में जब लड़के या लड़कियां होते हैं, तो जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी शादी की बात चलने लगती है। और ऐसी कोई बात नहीं होती है, जब आप कहानी पढ़ेंगे, कहानी को जब मैं बताऊंगा सारांश, तो उसमें आपको खुद ही पता चलेगा कि इसमें कोई ऐसी बातें नहीं होती हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो कहती हैं घर वालों से, पेरेंट्स से, कि नहीं हमारी शादी हो जाए जल्द से जल्द। लेकिन कहीं ना कहीं जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो घर परिवार की और पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि सही समय पे शादी हो सके उनकी। तो ये कहानी पूरी तरह शादी पे आधारित है, विवाह पे आधारित है। तो आज आप पूरी तरह से जानेंगे कि क्या इस कहानी का जो सारांश है वो क्या है। और जैसे ही कहानी का सारांश मैं आपको बताऊंगा, कहानी खत्म होगी तो आप खुद ही बताएंगे कि हाँ, इस कहानी का जो उद्देश्य है क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर इसके जो पीछे का जो चैप्टर था पुत्र प्रेम मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी थी, उसमें जो उद्देश्य था यही था कि जो शिक्षा का महत्व होता है वो ज्ञानार्जन होना चाहिए। लेकिन आज के समय में जो मॉडर्न चल रहा है, या ये जो समय चल रहा है, इसमें ज्ञानार्जन की जगह पे धनार्जन हो चुका है। तो आइए जानते हैं गौरी कहानी में जो भी इसके पात्र हैं उसके बारे में। क्योंकि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं, अगर पात्रों के बारे में आप जानते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी कहानी आप किसी भी तरीके से आप उसका विवरण दे सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं, भली भांति जान सकते हैं। देखिए, पात्र की बात करें तो पहली पात्र तो आप गौरी को ले लीजिए। दूसरे इनके माता पिता, इनके पिता और इनके माता। देखिए, अगर इनके पिताजी की बात करें तो जो पिताजी का नाम है और जो माताजी का नाम है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बात करें पिताजी का नाम, तो राधा कृष्ण इनके पिताजी का नाम होता है। और इनकी माताजी का जो नाम होता है
कुंती नाम होता है। और एक पात्र, दो पात्र, तीन पात्र। जो चौथे पात्र हैं इस गौरी कहानी में, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी है, चौथे पात्र के रूप में आ जाते हैं सीता। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये हैं हमारे चौथे पात्र, ये कुंती हैं, ये राधा कृष्ण। गौरी जो लड़की है, इसके पिताजी का नाम राधा कृष्ण और जो इनकी माता हैं उनका नाम है कुंती। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी तथा राष्ट्र चेतना की अमर गायिका है ये सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि जो स्वतंत्रता संग्राम या फ्रीडम फाइटर आप भी सुने होंगे, जो भी देश के हित में या देश के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, उसमें जिनका पूर्णतः सहयोग होता है, जो उसमें पार्टिसिपेट किए रहते हैं, वही फ्रीडम फाइटर या स्वतंत्रता संग्राम कहलाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी। और स्वतंत्रता सेनानी में आपको बता दूं कि जो स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करने वालों को स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इन पात्रों के बीच में ही पूरी कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। और सीताराम जी जो हैं, इनके दो बच्चे भी हैं, तो उनका जिक्र होगा, लेकिन मुख्य पात्र में नहीं लेंगे हम, मुख्य पात्र ही चार लोग हैं। अब आइए हम सारांश पे चलते हैं। देखिए, ये कहानी क्या रहती है कि जैसे कि गौरी राधा कृष्ण इनके पिता हैं और कुंती इनकी माता है, तो कहीं ना कहीं जो राधा कृष्ण जी हैं, गौरी की शादी के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं, पत्र लिखते रहते हैं अपने दोस्त को, और जो भी इनके जानने पहचानने वाले लोग होते हैं उनको पत्र लिखते रहते हैं। तो क्या होता है कि एक दिन जब ये चले गए रहते हैं कहीं तलाश में, ठीक है, गौरी के लिए, जो शादी के लिए लड़के ढूंढने के लिए, तो आते हैं जब थके हारे, तो आपकी कहानी में एक शब्द यूज किया गया है कि शाम को गोधूली की बेला। ठीक है, जो पहली लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि शाम को गोधूली की बेला कुली के सिर पर सामान रखवाए जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए, तब उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहां भी नहीं बना। ठीक है, तो इसमें जो पहली लाइन में तीसरा शब्द है गोधूली। जो गोधूली है उसका मतलब होता है कि सूर्यास्त से ठीक पहले का समय, जब पक्षी अपने घोंसलों की तरफ व पशु अपने घरों की तरफ लौट रहे होते हैं, उस शब्द को, उस समय को हम कहते हैं गोधूली। गोधूली, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये शाम का समय होता है जब पक्षी अपने घरों की तरफ और पशु भी अपने घरों की तरफ लौटते हैं और पक्षियाँ अपने घोंसलों की तरफ, उस समय को कहते हैं गोधूली। ठीक है, तो इस बात का चर्चा किया कि जब शाम के समय राधा कृष्ण जी लौट के आ रहे होते हैं, तो घर पे कुंती उनको देख के ही उनको पता चल जाता है कि यहाँ भी काम नहीं बना, मतलब यहाँ भी जिस काम के लिए गए थे, गौरी की शादी की बात के लिए, यहाँ भी कोई लड़का नहीं मिला। तो ये पूछती हैं कि क्या हुआ, ये कुछ बताते नहीं हैं। फिर ये आती हैं और कहती हैं कि चलिए चाय तैयार है, हाथ मुंह धुल लीजिए और चाय मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो ये कहते हैं कि मैंने चाय के लिए तो नहीं कहा। तो इन्होंने कहा कि चाय के लिए नहीं कहा तो क्या हुआ, चलिए आइए और चाय पी लीजिए, विनम्रतापूर्वक इन्होंने आग्रह किया। ये कहते हैं ठीक है। कुंती उधर जो गौरी है वो चाय बनाती हैं और इनके लिए लेके आती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान गौरी होती हैं कि मैंने तो कभी शादी के लिए नहीं कहा पिताजी से या माताजी से, फिर ये इतने परेशान क्यों रहते हैं मेरे शादी को लेकर। यही सारी बातें होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जब कुंती इनसे पूछती हैं कि हुआ क्या, बताइए तो आप, तो ये कहते हैं, राधा कृष्ण जी गौरी के पिता कहते हैं कि बात कुछ नहीं है, यही है कि जहाँ मैं शादी के लिए गए थे, गौरी की शादी के लिए, तो वो लड़का नहीं आदमी है, काफ़ी उसकी ज़्यादा उम्र है। और दूसरी बात यह है कि खादी का कपड़ा पहना हुआ है और उसके दो बच्चे भी हैं।
और उसकी जो उम्र है 35 से 36 साल की है और गौरी 19-20 साल की लड़की रहती है। तो हम गौरी की शादी ऐसे किसी आदमी से नहीं कर सकते और उसकी दूसरी शादी है। और ये जो बात कर रहे हैं वो सीताराम जी के बारे में बात कर रहे हैं। सीताराम जी के 2 बच्चे होते हैं और ये शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनके बच्चों के लिए बच्चों की परवरिश के लिए माँ की जरूरत है, ठीक है। इस वजह से ये शादी करना चाहते हैं और कहते हैं कि कुंती से कहते हैं राधा कृष्ण जी, गौरी के पिताजी, कि मैं जब वहाँ बात करने गया तो कहीं ना कहीं जब मैं बात कर रहा था तो वो ये कहे के टाल दे रहे थे बात को कि नहीं, मैं लड़की देखने नहीं जाऊंगा, क्योंकि देख के और मना करना या देखना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से ये सीताराम जी नहीं जाते हैं। तो राधा कृष्ण जी काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं चलिए, मैंने तो आपको देख लिया, कहीं ना कहीं अगर गौरी और उसकी जो माता जी हैं कुंती, ये भी अगर आपको देख लें तो अच्छी बात होगी। तब ये राधा कृष्ण जी कुंती से कहते हैं कि देखिए, मैंने कह तो दिया है, हो सकता है कि वो 1-2 दिन के अंतराल में वो आए और यहाँ घर में आके बातचीत करेंगे और गौरी को देखेंगे। तो यही बात विचार होती है। तो कुछ दिन बाद, 1-2 दिन के बाद, जब गौरी को देखने के लिए सीताराम जी आते हैं तो उन्होंने आग्रह में ये भी कहा था कि अपने बच्चों को भी साथ में लेके आइएगा। तो सीताराम जी बच्चों को ये बता के लेके आते हैं कि बच्चों चलो, मैं आपके लिए माँ देखने जा रहा हूँ। तो जब ये आते हैं घर पे आंगन में, नॉर्मल ही साधारण तरीके से जो व्यवस्था की गई रहती है वो कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत सजावट कर दिया जाता है और इनके लिए सीताराम जी के लिए मेहमान के रूप में ये आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं पहली बार। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारियां की गई हैं ताकि इनको भी अच्छा लगे। और ये खादी कपड़ा पहनते हैं और स्वतंत्रता संग्राम यानी स्वतंत्रता सेनानी जो भी हमारे देश को लड़ाइयों के पक्ष में देखें या हमारे देश को अच्छाइयों के रूप में देखें, जो भी लड़ाइयाँ होती हैं हमारे देश के लिए, तो उसमें इनका काफ़ी योगदान रहता है। कई बार ये जेल भी जा चुके रहते हैं स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयों के पक्ष में। और बात करें तो जब सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आते हैं घर पे, तो ये देखते हैं कि ठीक ठाक घर है और गौरी से अभी नहीं मिले होते हैं। तो बच्चे काफ़ी जिद करते हैं कि पिताजी पिताजी, माँ कहाँ है, आप बता के लेके आए थे कि माँ से मिलने जा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि माता जी से पूछिए, माता जी यानी कुंती जी से पूछिए, यही आपको आपकी माँ से मिलवाएंगे। तो जब ये कुंती जी से पूछते हैं तो ये भी कुछ नहीं बताते हैं। तो बच्चे, जो दोनों बच्चे होते हैं, दोनों जो पुत्र होते हैं इनके, ये दौड़ते हुए घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ गौरी को देखते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या आप ही मेरी माता जी हैं, आप ही मेरी माँ हैं? तो ये कहती हैं हाँ। और दूसरी बात कि जब ये बच्चों को देखती हैं गौरी तो काफ़ी प्रसन्नचित होती हैं। एक जो ममता दिखती है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। काफ़ी गौरी प्रसन्न होती हैं बच्चों को देख के, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा होता है और एक बच्चा उससे छोटा होता है। तो बच्चों को देख के जो मन में अच्छे विचार आते हैं और ये होता है कि बच्चों के साथ खेलना चाहिए, ऐसी भावना गौरी के अंदर आती है। और गौरी काफ़ी मोहित होती है इन बच्चों पे। और मोहित होने के साथ साथ जब गौरी से ये दोनों बच्चे पूछते हैं कि आप ही मेरी माता जी हैं, आप ही मेरी माँ हैं, तो ये कहती हैं हाँ। तो बच्चे उसके बाद कहते हैं कि माँ, तो आप हमारे साथ हमारे घर चलेंगे कि नहीं? उसके बाद गौरी कुछ बोल नहीं पाती हैं, लेकिन थोड़ा सा हंसती हैं ये बच्चों को देख के। और दूसरी बात ये है कि गौरी मिठाइयाँ देती हैं, दोनों बच्चे गोद में बैठ के उनकी और मिठाइयाँ खाते हैं। तब तक कुंती जी आती हैं घर के अंदर तो देखती हैं कि गौरी की गोद में दोनों बच्चे बैठे हुए हैं और काफ़ी प्रसन्नचित हैं, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ बैठे हुए हैं और इन्हें काफ़ी आनंद आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनकी जो परवरिश है सीताराम जी
और एक जो इनके घर पे या बगल में काम करती हैं, वो दोनों मिलकर इनके पुत्र की परवरिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको जो माता का प्यार होता है, स्नेह होता है, ममता होता है, वो नहीं मिला होता है ज़्यादा। तो इस वजह से बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है गौरी के साथ खेल के। तो जब ये बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं इनके मन में जो कुंती है और राधा कृष्ण है, तो कुंती के मन में ये रहता है कि अगर जब जाने लगे ये सीताराम जी, तो अगर बच्चों को यहीं छोड़ जाते तो काफ़ी अच्छा लगता। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो इनके मन में ये चीज़ें होती हैं। जब जाने की बात होती है, क्योंकि अब देख चुके हैं लंबे समय तक रुक नहीं सकते, इनको भी जाना होता है अपनी जो भी संघर्ष कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए और अपने देश के लिए काफ़ी अच्छे संघर्ष कर रहे हैं। तो वहाँ पे इनका जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इनका ये होता है कि ये अपने पुत्रों को लेके, दोनों पुत्रों को लेके, और ये जाना चाहते हैं। तो बच्चे जाने को तैयार नहीं होते हैं क्योंकि गौरी से काफ़ी घुल मिल गए रहते हैं बच्चे। तो इस वजह से जो बच्चे हैं वो जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो कहानी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि काफ़ी घुला मिला के और फुसला के ये कहते हैं सीताराम जी कि बच्चों चलो, मैं आप लोगों को रास्ते में मिठाइयाँ खिलाऊंगा, रसगुल्ले खिलाऊंगा और घुमाते हुए लेके चलूंगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो लालच होती है खाने पीने की या घूमने की, वो हमेशा रहती है। तो बच्चे ये चीज़ें सुनकर बच्चे चले जाते हैं सीताराम जी के साथ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो गौरी हैं वो राधा कृष्ण की पुत्री हैं और राधा कृष्ण की जो पत्नी है वो कुंती, यानी गौरी की माता जी हैं कुंती। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखिएगा। और जो सीताराम होते हैं ये इनको जब ये लड़का ढूंढने की तैयारी में है, ढूंढ रहे हैं, तो सीताराम जी को राधा कृष्ण देखने गए रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद घर पे इनवाइट किए रहते हैं, बुलाए रहते हैं घर पे। तो सीताराम जी अपने दोनों बच्चों को लेके चले जाते हैं। और जो गौरी है, तो इनको जब घर जाते हैं तो उनको यही बात पक्की लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ दिनों में, क्योंकि वो कह के आए रहते हैं सीताराम जी राधा कृष्ण जी से कि जो भी इसका निष्कर्ष होगा आप मुझे पत्र के माध्यम से बता दीजिएगा। तो सीताराम जी इसी इंतजार में रहते हैं कि जो भी पत्र आएगा उस पत्र में हमको यही बताया जाएगा कि हाँ, जो शादी की डेट है वो इस दिन है और उस दिन शादी हो जाएगी। तो क्योंकि जो सीताराम जी हैं वो अपने लिए शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को माँ की ज़रूरत है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका कोई ठिकाना नहीं रहता है। इनको कई बार जेल हो चुकी है और आने वाले समय में कभी भी हो सकता है। तो सीताराम जी इसी इंतजार में रहते हैं, लेकिन पत्र तो नहीं आता है। तो एक बार सीताराम जी खुद ही पत्र लिखते हैं राधा कृष्ण जी को कि क्या हुआ, आपने कुछ बताया नहीं। तो राधा कृष्ण जी उधर से लिख के भेजते हैं कि देखिए, आप एक काम करिए, अपनी पत्रिका भेज दीजिए तो मैं यहाँ पे मिलान करवा दूंगा दोनों लोगों की पत्रिका का। तो कहीं ना कहीं जब ये बात सुनते हैं सीताराम जी तो इनको लगता है कि कुछ तो बात है। तो सीताराम जी भेजते हैं पत्रिका गुणों के मिलान करवाने के लिए। तो उधर से जो राधा कृष्ण जी है पत्र में लिखते हैं कि नहीं, जो पत्रिका में गुण का मिलान है वो सही से हो नहीं पा रहा है, तो इस वजह से ये शादी नहीं हो पाएगी। तो सीताराम जी को ये मना तो नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ जाते हैं कि कुछ तो बात है जिसके वजह से ये शादी नहीं करना चाहते हैं। तो जो सीताराम जी हैं ये काफ़ी निराश होते हैं। ठीक है, और जो राधा कृष्ण है इसी बीच में अपने कई दोस्तों को, कई मित्रों को पत्र लिख देते हैं, जिसके वजह से एक और अच्छा रिश्ता इनके पास आ जाता है। जो लड़का होता है वो तहसीलदार होता है। ठीक है, और बात करें, सीताराम जी को काफ़ी अच्छा लगता है लड़का, वो भी बदशक्ल का ही है लेकिन अच्छा लगता है। और इसमें एक बात भी लिखी गई है कि जब शादी की बात आती है तो लड़कों की सुंदरता कहाँ देखी जाती है, तो ये बात सही भी है। तो राधा कृष्ण को वो लड़का काफ़ी पसंद आता है, और जो अंग्रेजों का समय होता है उस समय वो तहसीलदार में काम करता है। ठीक है, और तहसील में। और जो राधा कृष्ण है ये सीताराम जी से शादी नहीं करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो गौरी है वो बार बार
एक सोच में पड़ी रहती है कि दोनों बच्चे इतने अच्छे हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी। और वो भी जानती है कि इनको कई बार जेल हो चुकी है, तो वो बार बार इनके ही बारे में सोचती रहती है। यहाँ तक कि वहाँ जहाँ ये शादी तय हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि जो शादी तय हुई है वो इसमें बताया गया है एक बात कि दूसरी बात ये बताई गई है इसमें कि जो ये तहसीलदार होते हैं वो एक जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि राधा कृष्ण जी ने मन ही मन सोचा तो मेरी लड़की इनके बच्चों की धाय बनकर जाएगी। ये तब की बात है जब सीताराम जी से शादी की बात चल रही थी, ठीक है। और आगे बात करें जो ये तहसीलदार हैं तो इनके बारे में मैं बात करूं तो इनके बारे में बताया गया है कि विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एक दिन एकाएक तार आया कि नायब तहसीलदार साहब के पिता का देहांत हो गया। ये तब की बात है जब जो नायब तहसीलदार जी हैं, जो बीच में बात चल रही थी गौरी की शादी के लिए, ये जो नायब तहसीलदार हैं इनसे जब बात चल रही थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो तहसीलदार हैं इनसे जब बातें चल रही थी तो गौरी इनके प्रति ज़्यादा ना सोच के इनके प्रति ज़्यादा सोचती थी। किनके प्रति? सीताराम और उनके दोनों बच्चों के प्रति। और बीच में ये जब इनसे नायब तहसीलदार से शादी गौरी की तय हुई है तो गौरी ज़्यादा प्रसन्नचित नहीं है। कई बार प्रयास करती है कि अपने पिताजी से या माताजी से कहे कि मुझे ये शादी नहीं करनी है इनसे, लेकिन कहे तो कहे कैसे, क्योंकि गौरी हर बार ये चीज़ें सोचती है, संकोच करती है, फिर किसी से कहती नहीं है। तो जब सीताराम जी को उसी बीच एक बार जेल हो जाती है तो गौरी हर बार जो न्यूज़पेपर होता है, समाचार पत्र, उसको बार बार पढ़ती रहती है। तो कहीं ना कहीं कई दिनों के बाद जब एक दिन गौरी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तो उसमें पता चलता है कि जो सीताराम जी हैं उनको पुलिस के द्वारा जेल कर दी गई है और साल भर का जेल हो गया है सीताराम जी को। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है गौरी। और उसी समय ये जो ये राधा कृष्ण है ये कहीं बाहर गए होते हैं और ये जो सीताराम जी हैं ये कानपुर रहते थे उस समय, ठीक है, और दोनों बच्चे भी कानपुर रहते थे। तो वो उनको जब जेल हुई तो दोनों बच्चों को जो एक बगल की महिला होती है उसके लिए उसके प्रति छोड़ के चले जाते हैं कि वो देखभाल करेंगी दोनों बच्चों का, और इनको जेल हो जाती है तो ये चले जाते हैं। तो काफ़ी ये भी परेशान रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, दोनों बच्चों का कैसी परवरिश हो रही होगी या नहीं हो रही, क्योंकि जिस महिला के लिए ये दोनों बच्चों को छोड़ के गए थे उस महिला के लिए 3 से 4 बच्चे थे, तो इतने बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बात जब आती है तो गौरी इसके पिताजी घर नहीं रहते हैं और ये जब ये खबर सुनती है कि इनको जेल हो गई है सीताराम जी को, जब इनको जेल हो गई होती है तो ये तुरंत अपनी माता कुंती से कहती है गौरी कि मुझे कानपुर जाना है। तो उसकी जो गौरी की माता है वो कहती है नहीं ऐसी क्या बात है, कानपुर में क्यों जाना है। तो कहती हैं कि सीताराम जी को जेल हो गई है और उनके बच्चे अकेले ही होंगे, उनकी देख रेख कोई नहीं कर रहा होगा। तो ये कहती है नहीं ये उचित नहीं है, आपके पिताजी भी नहीं है राधा कृष्ण, और जब पिताजी नहीं है तो बिना बताए आप नहीं जाइए, उनको आ जाने दीजिए। तो गौरी कहती नहीं मुझे जाना है तो जाना है, क्योंकि गौरी काफ़ी जिद्दी और हठ की रहती है कि नहीं मुझे जाना ही जाना है, ठीक है। तो इससे एक प्रश्न भी बनेगा, मैं बताऊंगा अभी कि कौन सा प्रश्न बनेगा। तो गौरी काफ़ी जिद पकड़ लेती है, फिर उसकी माता भी नहीं रोक पाती है उसको और गौरी चली जाती है, कानपुर जाती है। उसके बाद जब ये जेल से, और उस बीच में जो नायब तहसीलदार हैं जिनसे गौरी की शादी की बात चल रही थी, रिश्ता दोनों तरफ से तय हो गया था, तो कहीं ना कहीं जो गौरी है वो इनको नहीं चाहती थी, वो यहाँ दोनों बच्चों और सीताराम जी के प्रति ज़्यादा जो स्नेह है वो बना था। तो गौरी क्या करती हैं कि वहाँ चली जाती हैं और उस दौरान राधा कृष्ण जी उसके पिताजी घर नहीं रहते हैं और सीताराम जी जब साल भर की जेल की सज़ा काट के
घर लौट रहे होते हैं, सुबह में ही 6 बजे के आसपास इनको जेल से रिहा कर दी जाती है। तो जब ये घर लौट रहे होते हैं तो वही चिंता बार बार इनको अंदर से कोस रही है कि क्या पता मेरे बच्चे कैसे होंगे। रास्ते में आते हैं, गरम गरम जलेबियाँ छन रही होती हैं तो बच्चों के लिए ले लेते हैं और लेके घर की तरफ चल देते हैं। घर आते हैं तो देखते हैं दरवाज़ा खुला हुआ है और थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं और थोड़ा अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ये क्या, गौरी सामने ही दिखाई दे देती है और ये कहती हैं गौरी आप। सीताराम जी बोलते हैं गौरी आप। तो गौरी क्या करती है कि पानी लेके आती है और इनके आंचल को धुल के और उसको ले लेती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कहानी है वो यहीं समाप्त हो जाती है और इसमें बताया गया है कि जो स्नेह है, प्यार है, ममता है, वो किस प्रकार से एक जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से एक जो कहते हैं कि ममता और स्नेह बना होता है वो किस प्रकार से बना होता है। ठीक है, इस बात को इसमें बताया गया है। और जो नायब तहसीलदार की बात है, वो नायब तहसीलदार, इनका कहना है गौरी का कि अगर ये भी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेते तो नायब तहसीलदार बनना कौन सी बड़ी बात है आज के ज़माने में। तो ये बातें आती हैं। और देखिए, इस कहानी का मैं आपके लिए अगर उद्देश्य की बात करूँ, ये कहानी किस वजह से जानी जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जो कहानी का उद्देश्य है, गौरी कहानी में राष्ट्र प्रेम की भावना। ठीक है, इस बात को मैं आपको लिख के बता देता हूं कि जो इस कहानी का उद्देश्य है ये क्या होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो गौरी कहानी है इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए। देखिए, अगर उद्देश्य की बात करें तो जो गौरी कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक है, और उद्देश्य की बात करें तो गौरी कहानी में राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना ठीक है, तथा भारतीय संस्कृति को प्रचारित व प्रसारित गौरी कहानी में राष्ट्र प्रेम की भावना तथा भारतीय संस्कृति को प्रचारित व प्रसारित करना है। और साथ ही साथ इसमें जो एक बात करें कि दहेज प्रथा के बारे में जो डरावनी चीजें होती हैं उसको भी बताया गया है। दहेज प्रथा के बारे में बताया गया है। तो ये इसका उद्देश्य हो गया कहानी का। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र प्रेम की भावना तथा भारतीय संस्कृति को प्रचारित व प्रसारित करना है। साथ ही साथ दहेज प्रथा के बारे में भी इस कहानी के अंतर्गत बताया गया है। इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि जब भी अगर राष्ट्र भावना की बात आए तो आपको और कुछ नहीं सोचना चाहिए। सीधी बात है कि अगर राष्ट्र के हित के बारे में बात हो रही है तो आपको उसी का पक्ष लेना चाहिए, न कि दूसरी तरफ। क्योंकि जो नायब तहसीलदार के साथ शादी की बात चल रही थी तो नायब तहसीलदार अंग्रेजों के समय उनकी गुलामी कर रहा है,
ठीक है। अगर वो कुछ पैसे रुपए देते हैं तो ये जो नायब तहसीलदार हैं या ये लोग जो हैं ये आप ही के साथ बुरा करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये बात इसमें बताई गई है राष्ट्र प्रेम के बारे में। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में कुछ शब्द हैं जिसको आप थोड़ा अंडरलाइन करने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, शाम को गोधूली की बेला, ठीक है। तो गोधूली की बेला का मतलब मैंने आपको बताया कि सूर्यास्त से ठीक पहले का समय, जब पक्षी अपने घोंसलों की तरफ, वह जो पशु हैं वो अपने घरों की तरफ लौट रहे होते हैं। शाम का जब आप देखे होंगे नज़ारा, जब सूर्य डूब रहा होता है, ठीक है, तो उस समय की बात की गई है। ये जो बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए तो उनकी भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहाँ भी नहीं बना। तो जो गोधूली की बेला है उसको आप अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न बनेगा कि किस समय जो बाबू राधा कृष्ण है वो अपने घर लौटे, ठीक है, ये प्रश्न आपसे बनेगा। दूसरी बात, आप इसको जब आगे और पढ़ते चले जाएंगे तो जब बात है कि काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर कुंती ने नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। तब चाय, राधा कृष्ण जी चौक से पड़े और चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो चलकर, कुंती ने आग्रह पूर्वक कहा। अच्छा चलो, कहते हुए राधा कृष्ण जी पत्नी के पीछे पीछे चले गए। गौरी अपराधिनी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। यहाँ पे थोड़ी बात है जिसको ध्यान देने की बात है। देखिए गौरी क्या सोच रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है, क्योंकि वो बार बार देख रही थी कि उसके पिता काफी संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए। तो उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है, न वह होती और न पिता को विवाह की चिंता में। इस बात को बार बार सोचती थी और चिंतित हो जाती थी कि मैंने कभी ये नहीं कहा पिताजी से कि पिताजी मेरी शादी कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी पिताजी मेरे शादी को लेकर इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं। इस बात को काफ़ी सोचती विचारती है वो और चिंतित करती है, लेकिन किसी से कह नहीं पाती है। कहे भी तो किससे, उसके माता जी हैं और पिताजी हैं, तो माता और पिता से ये बात वो कह नहीं पाती है, संकोच की स्थिति बनी रहती है। इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता है। वह मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी करे वह सुखी रहेगी, न करे तो भी वह सुखी है। जब विवाह के लिए उसे जरा भी चिंता नहीं, तब माता पिता इतने परेशान क्यों रहते हैं, गौरी यही नहीं समझ पाती थी। इसका गौरी का कहने का मतलब है कि अगर शादी मेरी हो जाती है तब भी मैं खुश रहूंगी, शादी नहीं भी होती तब भी मैं खुश रहूंगी, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे माता पिता को। और फिर बात कही गई है कि गौरी यही नहीं समझ पाती थी। कभी कभी वह सोचती थी, क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ, रात दिन सिवा मेरे विवाह के उन्हें और कुछ समझता ही नहीं, ठीक है, सूझता ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक बात है, दूसरी लाइन जो है नीचे से चौथी, जब आत्मग्लानि, इस बात को ध्यान दीजिएगा और अपने जो कॉपी है उसमें किताब में अंडरलाइन कर लीजिएगा इस शब्द को, आत्मग्लानि। आत्मग्लानि का मतलब कि खुद को देख लेना। आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें जब खुद को समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं, या आपको उसका एहसास होता है, तब आत्मग्लानि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तब आत्मग्लानि और क्षोभ से गौरी का रोम रोम व्यथित हो उठता। उसका जी चाहता कि धरती फटे और वह समा जाए, किंतु ऐसा कभी ना हुआ, ठीक है। बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है गौरी ये चीज़ें देख के। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो दूसरा पेज है उस पर देखिए कि वे उसका विवाह योग्य वर के साथ करना चाहते थे, यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। देखिए कोई भी माता पिता यही चाहते हैं कि जो भी बच्ची है उसका जो शादी हो, मैं सबसे मतलब अच्छे से अच्छे लड़के के साथ करूं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि मैं जिससे भी शादी करूं वो इसके योग्य ही ना हो। वो हमेशा यही चाहते हैं कि
जिसके योग्य, इनके योग्य है, तभी इनकी शादी मैं करवाऊँ। अच्छा से अच्छा वर ढूंढने का प्रयास करते हैं। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति न थी। यथेष्ट को आप अंडरलाइन करिए, ठीक है। और यथेष्ट का मतलब होता है अभीष्ट, ठीक है। अभीष्ट का मतलब पर्याप्त, आपके पास पर्याप्त संपत्ति। यही कारण था कि गौरी का यह 19वां साल चल रहा था। गौरी 19 साल की थी और जो सीताराम, जिनके 2 बच्चे थे, जिनसे शादी के लिए मिलने गए थे गौरी के पिताजी राधा कृष्ण, वो थे 35 से 36 साल। इसी वजह से इनका जो मन है वो नहीं लगता था, क्योंकि गौरी 19 साल की और उधर जो जिनसे शादी के लिए गए थे बात करने, उनकी जो उम्र थी 35 से 36 साल, यानी वो एक शादी की उम्र नहीं होती, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा उम्र हो जाती है। तो इस वजह से, और थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस पेज को आप पढ़िएगा, जो मैंने सारांश बताया है वही सारी चीज़ें इसमें आपको दिखेंगी, ठीक है। और जैसे ही आप पेज नंबर 18 पे आएंगे तो वहाँ जो ऊपर से चौथा पैराग्राफ है, उसमें आप देखिए, गौरी ने देखा हष्टपुष्ट सुंदर सा बालक, कितना भोला, कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा हाँ, ठीक है। तो बच्चे ने उनसे पूछा था क्या तुम हमारी माँ हो, तब ये बातें कही गई हैं। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा हमारे घर चलोगी ना। बच्चों की जो भाषा होती है, बच्चे जब बोलते हैं तो उनकी भाषा ऐसे ही निकलती है, हमारे या हमारी, ठीक है। तो काफी सुन के अच्छा लगता है। बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं, ठीक है। देखिए इसको जब पढ़ेंगे आप तो आप काफी आनंदित होंगे, अपने आप को हर्षोल्लास के साथ देख पाएंगे। अब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा मिठाई खाओगे? हाँ खाएंगे, दोनों ने एक ही साथ एक स्वर में उत्तर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि जब और आगे आप बढ़ेंगे तो पेज नंबर जब 20 पे आएंगे तो वहाँ पे जो नीचे से दूसरा पैराग्राफ है उसको पढ़ने का प्रयास करिए आप। उससे एक प्रश्न आपको मिलेगा। देखिए, पर पुरुषों की भी कहाँ सुंदरता देखी जाती है। तो ये किसने कहा था कि पर पुरुषों की भी कहाँ सुंदरता देखी जाती है? ये कहा था राधा कृष्ण जी ने, ठीक है। और उसके नीचे वाले पैराग्राफ में जब आएंगे तो विवाह आगामी आषाढ़ में होना सुनिश्चित हुआ। तो देखिए, जब आपसे ये प्रश्न करे कि विवाह कब होना सुनिश्चित हुआ, तो आप उसमें उत्तर में लिखेंगे कि विवाह आगामी आषाढ़ में होना सुनिश्चित हुआ, ठीक है। और जो आगे की लाइनें हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और दूसरी बात ये है कि आपको जो पात्र हैं उनको ध्यान में रखना है कि जो 4 पात्र हैं इस कहानी में, पहली पात्र जो है गौरी, और यही मुख्य नायिका या मुख्य पात्र है, क्योंकि जो पूरी कहानी है गौरी के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। पूरी कहानी में गौरी की बात हुई है, तो जो मुख्य नायिका या मुख्य पात्र के बारे में बात करें तो गौरी हो जाएंगी। और इनके जो पिताजी हैं उनका नाम है राधा कृष्ण। इनकी जो माताजी हैं इनका नाम है कुंती। और एक और पात्र आ जाते हैं सीताराम। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो दोनों प्यारे प्यारे बच्चे थे वो किनके थे? सीताराम जी के थे। और गौरी के पिताजी का नाम राधा कृष्ण था, गौरी की माताजी का नाम कुंती था। गौरी किनसे शादी करना चाहती थी? सीताराम जी के साथ शादी करना चाहती थी, क्योंकि उनके दोनों जो प्यारे प्यारे बच्चे थे उनकी देख रेख करना चाहती थी। गौरी किनसे शादी करना नहीं चाहती थी? जो नायब तहसीलदार थे उनके साथ शादी करना नहीं चाहती थी। बाकी के जो भी प्रश्न हैं वो मैं आपको बायोग्राफी जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं उसमें मैं पूरा प्रयास, जब आपकी कहानियाँ खत्म हो जाएंगी एक साथ करवाऊंगा। और जो भी मैं पात्र बताता हूँ हर कहानी के नीचे आप ऐसे बना के लिख लिया करें कि जो गौरी कहानी है उसमें जो पात्र हैं ये हैं, और उसके बारे में खुद ही सोचें कि मैंने कहानियाँ कैसे क्या बताया है। और दूसरी चीज़ है, जब मैं पात्रों के बारे में बता दूँ तो आप कहानी को एक बार सोचें, ठीक है। और उसके बाद किताब से एक बार पढ़िए। उसके बाद जो भी समझ में ना आए आपको वो आप मुझे बताइए, मैं आपको पूरी कहानी फिर से दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। और हर एक लेक्चर में मैं प्रयास करूँगा कि पीछे की जो कहानी है उसको मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में बता सकूँ, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का यही जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ये, ठीक है, ये भी कई बार जेल जा चुकी हैं इस मामले में।
तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये प्यारी सी कहानी गौरी, इसका जो भी उद्देश्य था और जो भी कहानी था, जो भी सारांश था, ये पूरी तरह से इसी प्रकार था। ठीक है, जय हिंद।